हेलो बच्चों, अपना लेसन नंबर 3 चल रहा था सरल रेखा में गति, जिसके अंदर अपने वेग, विस्थापन, त्वरण एवं समाकलन विधि से गति के समीकरण इनके बारे में अपने अध्ययन कर लिया था। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है गति के समीकरण ग्राफीय विधि से। आज अपन गति जो समीकरण ग्राफीय विधि से याद करेंगे। इसी के साथ में अन्य छोटे छोटे टॉपिक है, उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। आपेक्षिक वेग क्या होता है? आपेक्षिक वेग का मतलब होता है एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ कंपेयरिंग करना, मतलब तुलना करना। तो आपेक्षिक वेग बोलते हैं वस्तु एक का वस्तु दूसरी के सापेक्ष स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को ही बोलते हैं आपेक्षिक वेग। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को आपेक्षिक वेग बोलते हैं। जैसे मान लो वस्तु एक ए है, दूसरी वस्तु बी है, तो वस्तु एक का वस्तु बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग क्या होगा? dx अपॉन dt, अर्थात विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। लेकिन यहाँ जो सिंबल लगाएंगे, ये सिंबल यहाँ प्रदर्शित करिएगा वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष क्या है? आपेक्षिक वेग। यह है वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। जैसे मान लो एक वस्तु ए बी ए वेग से जा रही है, दूसरी वस्तु बी है जो बी बी वेग से जा रही है, तो वस्तु ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग लेंगे वी ए बी बराबर वी ए माइनस में वी बी। जो पहले लिखेंगे उसका निकालना है दूसरी वस्तु के सापेक्ष। जैसे मान लो एक ट्रेन है, एक ट्रेन में एक व्यक्ति ए है और दूसरी ट्रेन है बी है, तो एक ट्रेन ए जा रही है, एक ट्रेन बी जा रही है, तो ट्रेन एक का बी के सापेक्ष वेग देखना है और ट्रेन बी का ए के सापेक्ष वेग देखना है, अर्थात एक ट्रेन का दूसरी के सापेक्ष कंपेयरिंग करनी है। इसी प्रकार अगर वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग देखें तो वी बी ए बराबर होगा वी बी माइनस में वी ए, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, और दोनों के आपेक्षिक वेग आपस में क्या होंगे? परिमाण में समान होंगे, लेकिन माइनस यहाँ बता रहा है कि दिशा में क्या होंगे? विपरीत होंगे। वी ए बी बराबर माइनस में वी बी ए। तो ये अपना था आपेक्षिक वेग। इसके पश्चात दूसरा टॉपिक आता है अवरोधन दूरी। अवरोधन दूरी, अवरोधन मतलब रुकावट अर्थात बाधा। अवरोधन दूरी को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। अवरोधन दूरी क्या होती है? जब कोई गतिमान वस्तु है, गतिमान वस्तु के रूप में जैसे अपन कार लेते हैं, कोई कार है, ब्रेक लगाने के पश्चात रुकने से पूर्व जितनी दूरी तय करती है वही क्या कहलाती है? अवरोधन दूरी कहलाती है। जैसे कोई गतिमान वस्तु है, एग्जाम्पल के रूप में अपने कार ले, और जो उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के पश्चात वो डायरेक्ट नहीं रुकती है, थोड़ी दूरी उसने तय करती है, और जितनी दूरी तय करती है, जो ब्रेक लगाया लगाने के पश्चात जितनी दूरी तय करती है, तो उस दूरी को जितनी दूरी तय करेगी वही दूरी क्या कहलाएगी? उसकी अवरोधन दूरी कहलाएगी। अब जो वह ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाने पर वह हमेशा प्रारंभिक वेग से चलेगा, यानी यू वेग से वह गति करेगा, तथा अंतिम वेग ना उस कंडीशन में v का मान क्या होगा? 0 होगा। तो इस कंडीशन में वो त्वरण होगा, वो त्वरण क्या होगा? मंदन कहलाएगा, अर्थात उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो त्वरण क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, यानी ए बराबर क्या ना, ए बराबर क्या होगा? माइनस में होगा। ए बराबर माइनस तो इस कंडीशन में आपका जो त्वरण होगा ए बराबर होगा माइनस। इसके पश्चात तो अब इसको अपन अवरोधन दूरी को निकालें तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as, अर्थात गति का जो तीसरा समीकरण है वह यूज करेंगे। तो अंतिम वेग तो क्या होगा? 0 होगा, यू स्क्वायर और ए की जगह लिखेंगे माइनस ए, अर्थात यू स्क्वायर बराबर माइनस में 2a और एस की जगह लेंगे डी। तो अब अवरोधन दूरी का मान निकालना है तो माइनस इधर आएगा, आपका हो जाएगा प्लस में, तो d बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो ये जो फॉर्मूला है d बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ये क्या है? आपका अवरोधन दूरी का फॉर्मूला है। इसके पश्चात तीसरा होता है एक प्रतिक्रिया काल, जिसको अपन t से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिक्रिया काल क्या होता है? मानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई घटना देखने और उसके अनुरूप अनुक्रिया करने में जो समय लगता है उसी को अपन प्रतिक्रिया काल कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मानी कोई वस्तु को जैसे ऊपर से जब अपन नीचे की ओर गिराते हैं, तो जो ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो पहले अपन उसको देखते हैं, और देखने के पश्चात अपन ये देखते हैं कि अपन इसका बचाव कैसे कर सके। तो वह जो बचाव करते हैं उस बचाव करने में जितना समय लगता है उसी को अपन प्रतिक्रिया काल कहते हैं। प्रतिक्रिया काल है, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रतिक्रिया काल क्या है?
एक समय है अर्थात टी का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिक्रिया काल में क्या होता है कि गति का सेकंड समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो प्रतिक्रिया काल में प्रारंभिक वेग क्या होता है, जब मुक्त रूप से वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक से नीचे की ओर गिरती है तो प्रारंभिक वेग शून्य होता है और चली गई दूरी क्या होती है एस बराबर डी और ए बराबर क्या होता है जी गुरुत्वीय त्वरण। तो अपना गति का जो सेकंड समीकरण काम मिले तो ये तो शून्य हो जाएगा, तो डी बराबर आएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी का इसमें डिवाइडेशन हो जाएगा, तो टी बराबर 2d अपॉन में जी का अंडर रूट। ये प्रतिक्रिया काल कहलाता है। अर्थात अगर कोई घटना घटित हो रही है, उस घटना घटित होने में अगर प्रतिक्रिया काल का समय ज्यादा लग रहा है तो घटना घटित हो जाएगी, और अगर प्रतिक्रिया काल में लगा समय कम है तो उस घटना से बचा जा सकता है। तो ये अपने 3 टॉपिक देखे अपने अपेक्षित वेग, अवरोधक दूरी एवं प्रतिक्रिया काल। अब इसके पश्चात में अपन देखते हैं गति के समीकरण, और वो भी कौन सी ग्राफिक विधि से। तो अगला लेते हैं अपन गति के समीकरण ग्राफिक विधि से। ये काफी इंपोर्टेंट है, गति के समीकरण ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से तो ग्राफीय विधि से अपन ज्ञात करने के लिए वेग और समय इसके मध्य वक्र बनाते हैं। सबसे पहले एक तरफ वेग लेते हैं और एक तरफ समय लेते हैं। इधर समय है और इधर वेग है, वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं। अब वेग और समय के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है वो हमेशा एक सरलेखीय वक्र होता है। ये एक सरलेखीय वक्र है, जैसे इस बिंदु अपन मानते ए है और इस बिंदु पर उस वस्तु का प्रारंभिक वेग है u है। जो ये वस्तु का प्रारंभिक वेग u होता है, जब अंतिम स्थिति पर पहुंचती है तो इसका अंतिम वेग हो जाता है v। ये अंतिम वेग है इसका। अब अपन को क्या करते हैं, यहां से जो समय अक्ष है उस समय अक्ष को मिला देते हैं। यहाँ तक लगा समय t है, यहाँ पर प्रारंभिक समय t बराबर 0 है, यहाँ पर t है, इसको a, इसको बिंदु b। अब यहाँ से एक लंब डालते हैं, ये c और ये d और ये e, ये पॉइंट अपन प्रदर्शित करते हैं। और ये जो क्षैतिज है, क्षैतिज के साथ में ये थीटा कोण बना रही है। यहाँ तक का है प्रारंभिक वेग u, ये प्रारंभिक वेग u है, और ये जो है ये टोटल v है और ये u है, तो ये आपका v माइनस में u है। तो ये वेग और समय है, इसके मध्य एक ग्राफ खींचा आपने। तो ये जो आकृति बन रही है ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो बन रहा है ये एक आपका आयत बन रही है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं गति का फर्स्ट समीकरण। गति का फर्स्ट समीकरण अब गति का जो फर्स्ट समीकरण है, अगर वेग समय वक्र है, वेग समय वक्र की जो प्रवणता या ढाल है वह हमेशा त्वरण को प्रदर्शित करती है। यानी वेग समय वक्र की प्रवणता या ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। ये अपने देखा था प्रवणता या ढाल होती है टेन थीटा बराबर ए। यानी वेग समय वक्र की जो प्रवणता या ढाल है वो हमेशा त्वरण को प्रदर्शित करती है ए। तो अब अपने ट्रायंगल से देखते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये थीटा है, थीटा के सामने भुजा ये लंब और ये आधार, BC अपॉन में ये AC। अब टेन थीटा है, टेन थीटा की जगह लिखेंगे ए, तो ए बराबर BC की वैल्यू है v माइनस में u, b माइनस u। AC है, AC की है t माइनस में 0, t माइनस 0। अब इसका वर्जन गुणा करेंगे तो AT बराबर v माइनस में u, और माइनस को इधर लेंगे तो v बराबर u प्लस में AT। ये कहलाता है गति का फर्स्ट समीकरण, v बराबर u प्लस में AT। यह है गति का फर्स्ट समीकरण। मान वेग समय वक्र है, वेग समय वक्र की प्रवणता या ढाल से अपने गति का फर्स्ट समीकरण ज्ञात किया। इसके पश्चात सेकंड समीकरण है। गति का जो सेकंड समीकरण है, जो वेग समय वक्र है, वेग और समय अक्ष इसके मध्य का जो क्षेत्रफल है
वह हमेशा गति के सेकंड समीकरण से अपन ज्ञात कर सकते हैं। गति का सेकंड समीकरण, गति का सेकंड समीकरण, तो गति का जो सेकंड समीकरण है वह निकालेंगे वेग समय वक्र के वेग व समय अक्ष के मध्य के क्षेत्रफल, मध्य का क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है। मैंने अपनी ये देखा था वेग और समय वक्र है, इसमें वेग व समय अक्ष है, ये वेग है ये समय, इसके अक्ष का जो बीच का क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। अर्थात इस आकृति का अपन क्षेत्रफल निकाल लें तो वह विस्थापन के इक्वल होगा। विस्थापन को जैसे अक्ष लें, विस्थापन अक्ष बराबर ये आकृति है, आकृति यहां से चलेंगे ए बी सी डी ई और ए का क्षेत्रफल। अब ये जो क्षेत्र है इसको दो भागों में तोड़ेंगे, ये त्रिभुज बन रहा है और ये एक आयत बन रहा है, माने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत, आयत है ए सी डी ई का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकाले और इसका क्षेत्रफल निकाले और दोनों का ऐड कर दे तो त्रिभुज का होता है 1/2 आधार, आधार है इसका एसी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है बीसी प्लस आयत है, आयत की लंबाई है सीडी और चौड़ाई है ईडी। अब इन दोनों की वैल्यू रख दे तो 1/2 एसी है, एसी अपने पास दे रखा है टी और बीसी है इसकी मान दे रखी है v माइनस में u प्लस CD है ये C और D, CD का मान दे रखा है u मल्टीप्लाई ed है आपका t। अब इनको सोल्व करें तो ये v है, v का मान है गति का जो फर्स्ट समीकरण निकाला था वह रखना है v बराबर u प्लस में 80, ये रखना आपको। तो हाफ t u प्लस में 80 और माइनस u और प्लस u t, u से u कैंसिल और इसका अंदर कर देंगे तो हाफ a t स्क्वायर प्लस u t, तो इजिकल टू x बराबर u t प्लस में हाफ a t स्क्वायर। ये जो कहलाता है ये आपका गति का सेकंड समीकरण है, मानी वेग और समय वक्र है, इसके मध्य का जो क्षेत्रफल निकाला है उस क्षेत्रफल से अपना गति का सेकंड समीकरण है x बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसके पश्चात अपन निकालेंगे गति का थर्ड समीकरण। तो गति का जो थर्ड समीकरण है वो गति के पहले समीकरण उसी से निकलेगा। गति का थर्ड समीकरण, गति का थर्ड समीकरण, थर्ड समीकरण में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसका दोनों तरफ से होगा कर देंगे v बराबर u प्लस में 80 का दोनों तरफ से वर्ग करने पर इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे मान v स्क्वायर बराबर u प्लस में 80 का होल स्क्वायर। जी वर्ग करेंगे तो a प्लस b के फॉर्मूले से खोल देंगे v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u a t, दोनों तरफ वर्ग कर दिया और इसके वर्ग से अपने इसको खोल दिया। अब u स्क्वायर इसमें क्या करेंगे 2a कॉमन ले लेंगे तो 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ut और प्लस यहाँ पर 2 की गुणा 2 का भाग गुणा वाला कॉमन आ जाएगा और a भी कॉमन आ गया तो हाफ a t स्क्वायर और ये सेकंड समीकरण से इसकी जगह x रख देंगे u स्क्वायर प्लस में 2ax, ये कहलाएगा आपका गति का थर्ड समीकरण। इस तरह अपने गति का फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण और थर्ड समीकरण अपने ग्राफीय विधि से अपने ज्ञात किए। इसके पश्चात अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त पतन। लास्ट टॉपिक है अपना मुक्त पतन। मुक्त पतन, मुक्त पतन क्या होता है? मुक्त पतन होता है जब कोई वस्तु है स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से जब स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिराई जाती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण,
माने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्रता पूर्वक जो भी गति होती है वही क्या कहलाती है, मुक्त पतन कहलाती है। तो इसकी अपन डेफिनेशन लिखे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती है, जिसे मुक्त पतन कहते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी में एक बल लगता है जिसको अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो इस गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती है, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, मुक्त पतन। और इस मुक्त पतन के कारण पृथ्वी पर एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको अपन बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जिसका मान होता है G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। अब जो इस वस्तु ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो हमेशा प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको याद रखना है। और जो ऊपर से नीचे की ओर आती है ये हमेशा अंतिम वेग से आती है, अर्थात अंतिम वेग का मान 0 नहीं होगा। प्रारंभिक वेग शून्य होगा, अंतिम वेग और एक ही जगह आप लिखेंगे G। और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तब आपका क्या आता है, A बराबर होता है -G। त्वरण के विपरीत जा रही है तो A बराबर -G। और उस कंडीशन में u का मान प्रारंभिक वेग से हमेशा हो जाती है। प्रारंभिक वेग का मान शून्य नहीं होगा, अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। तो ये दो फैक्ट है, अच्छी तरह याद रखना। तो मुक्त पतन की स्थिति में अपन गति के समीकरण देखें तो पहला समीकरण था अपना v बराबर u प्लस में at। तो मुक्त रूप से जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो क्या होगा, v का मान शून्य नहीं होगा, u बराबर 0 होगा, अर्थात u बराबर 0। तो v बराबर और a बराबर क्या है, g। तो g t। तो ये फर्स्ट समीकरण होगा, मुक्त रूप से जब नीचे की ओर गिरती है। यह फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण होगा x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x बराबर ये तो 0 हो जाएगा और 1/2 g t स्क्वायर। ये सेकंड समीकरण। थर्ड समीकरण होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो u स्क्वायर बराबर -2